गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 14 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, आज स्टार्ट करेंगे 15। तो आप लोग लिखो 15 पॉइंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing 40,000 at a profit of 20%, and on credit costing 72,000 at a profit of 25%, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने थोड़े से गुड्स कैश पे बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड थोड़े से उधार पे भी बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। दोनों का प्रॉफिट मार्जिन अलग है बट पॉइंट एक ही है, तो एक साथ दिखाने पड़ेंगे। पहले आप इनको अलग अलग करो, फिर साथ में क्लब कर देंगे। कैसे? जो हमने कैश पे सेल किए उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 40,000, प्रॉफिट मार्जिन है 20%। 40,000 का 20% निकालो, ये होना चाहिए 8,000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 48,000। ठीक है। एक बार दोबारा, जो कैश पे बेचे उनकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000, प्रॉफिट है 20%। 40,000 का 20% निकालो 8,000। ठीक है, चेक कर लो। 40,000 का 20% ये हो गया 8,000, तो सेलिंग प्राइस हो गया 48। ठीक है। और जो हमने उधार पे बेचे क्रेडिट पे, उसकी कॉस्ट है 72, प्रॉफिट मार्जिन 25%। 72,000 का 25% निकालो, मतलब 1/4। तो ये होना चाहिए, इसको सीधा 1/4 कर लेते हैं और यहां से 0 रहने देते हैं। तो ये होना चाहिए 72 डिवाइड बाय 4। ठीक है। तो 4 1 सा, फिर 4 8 सा, 0 0 0, 18,000। तो प्रॉफिट मार्जिन हो गया 18,000। 72,000 का 25%, मतलब 1/4, तो ये हो गया 18। अब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 90। 72 के गुड्स 18 के प्रॉफिट में बेचे, मतलब 90 में बेचे। यहां तक ओके। अब इनको कंबाइन कैसे करना है, याद देखना। टोटल स्टॉक कितना गया हमारा? 40 का गया और 72 का भी स्टॉक गया। 40 प्लस 72 1,12,000। टोटल स्टॉक गया 1,12,000 का। ठीक है। कैश आया कितना? जो गुड्स हमने कैश पे बेचे थे उसमें कैश आया कितना? 48। और डेटर कितने आ गए? जो गुड्स उधार पे बेचे थे उसमें सेलिंग प्राइस है 90। यहां तक ओके। और जो प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल में प्लस। टोटल प्रॉफिट कितना है? 18 प्लस 8 26। अगर ये मैच कर गया तो आपने ठीक किया है, वरना कुछ ना कुछ एरर हुआ है। 90 प्लस 48 ये होता है 138। 1,38 माइनस 1,12 ये होना चाहिए 26, और उस साइड कितना है? 26, मतलब ठीक है। क्लियर? तो जो गुड्स कैश पे बेचे उनको अलग से पहले सॉल्व कर लो, फिर जो उधार पे बेचे अलग से सॉल्व कर लो, और दोनों को साथ में दिखा दो, क्योंकि पॉइंट एक ही है। क्लियर? आगे करते हैं। 16 सोल्ड गुड्स costing 5,000 at a loss of 5%, half are sold in cash, and for rest a bill receivable was received, तो बेसिकली आपने गुड्स बेचे 5,000 के, तो कॉस्ट प्राइस है 5,000, और आपने लॉस पे बेचे सस्ते में, गुड्स खराब होंगे माइट बी। 5,000 का 10% होता है 500 और 5% होता है 250। 5,000 का 5% चेक कर लो, इट शुड बी 250। तो लॉस पे बेचे तो मतलब 4750 के बेचे, ये मानकर। तो बेसिकली स्टॉक तो गया 5,000 का, स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस। ठीक है।
अब वो कह रहे हैं 4750 में बेचे, तो मतलब 250 का लॉस वो आ जाएगा कैपिटल में। क्लियर? अब 4750 में से हाफ कैश आ गया और बाकी का बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब ध्यान है कि मुझे प्रूफ चाहिए, साइन करके दो और कल को पैसे दे देना। तो अगर हमें बिल रिसीवेबल मिलेगा, अगर वो पेज पे साइन करके हमें देगा, तो हमारे लिए वो एसेट होता है, कल को पैसे आएंगे। ठीक है? ये बेसिकली डेटर की तरह ही हो गया, डिफरेंस बस इतना है, डेटर में प्रूफ थोड़ा कम होता है, इसमें प्रूफ ज्यादा होता है, राइट? तो 4750 का हाफ कर लो, उतना कैश आ गया और बाकी का बीआर आ गया, तो ये हो गया 2375। ठीक है, 2375 का कैश आ गया और बाकी का आ गया बिल रिसीवेबल, वो भी एसेट ही होता है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब लिख लो। तो अब करेंगे 17th पॉइंट। आप लोग लिखो, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस रुपीज 1 लाख। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस रुपीज 1 लाख। सबसे पहले ये सोचो, कैश पे या उधार पे। नाम आ गया मॉडर्न फर्नीचर हाउस, क्या कहीं लिखा है कि आपने फर्नीचर फॉर कैश लिया? नहीं लिखा, तो इसका मतलब जब नाम आ गया तो ये उधार पे है, क्रेडिट पे। तो होगा क्या, एसेट्स में फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर आ गया 1 लाख और क्रेडिटर या फिर सप्लायर आ जाएगा लाइबिलिटीज में 1 लाख। कैश पे नहीं है, उधार पे है। मतलब ओके, फर्नीचर आ गया और लाइबिलिटी आ गई। करेक्ट? ये तो इजी था। आगे 18th पॉइंट, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर at the rate of 12% per annum। 12% per annum का मतलब होता है 12% per year for 6 months। अब ये क्या है देखते हैं, बट उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन फर्नीचर तो दो इंपैक्ट क्या होंगे? एक तो फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, ये तो पक्का है, माइनस होगा, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान होता है। उससे क्या होता है? कैपिटल माइनस होती है। याद आया? तो डेप्रिसिएशन से क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और कैपिटल कम हो जाती है। कैश कम नहीं होता, क्योंकि कैश तो तब जाता है जब आप एसेट को खरीदते हो। अगर आपने कार खरीदी 5 लाख की, तो पापा का कैश कार के लिए उसी टाइम चला गया, या फिर लोन ले लिया, तो जब लोन पे करोगे तब कैश जाएगा। लेकिन अगर 5 लाख की कार नेक्स्ट ईयर 4 लाख की हो गई, तो 1 लाख जो कम हुआ वो एसेट होता है, मतलब कार में से माइनस होगा, और आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है उसमें से माइनस होगा। 1 लाख रुपए कैश नहीं गया आपका। याद आया? तो एक तो एसेट माइनस और एक कैपिटल माइनस, ये तो पक्का है। अब आगे सुनना, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 12% पर एनम। अभी तक ना आपने बस इतना सीखा था, टीएस गरेवाल में इतना ही था, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 12%, मतलब पूरे साल यूज किया और 12% डेप्रिशिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, 1 लाख का फर्नीचर है, पूरे साल यूज किया और 12% डेप्रिशिएट कर दिया, मतलब 12,000। बट इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है फॉर 6 मंथ्स। इसका मतलब है ये फर्नीचर सिर्फ 6 मंथ्स यूज हुआ। पॉइंट क्या है? हो सकता है आपने फर्नीचर साल के स्टार्टिंग में ना खरीदा हो, 6 मंथ्स के बाद खरीदा हो। जैसे कि मान लो अगर कैलेंडर ईयर है तो हो सकता है आपने जुलाई में लिया हो, 1 जुलाई को, तो ऑब्वियसली जब जनवरी से दिसंबर तक आपका ईयर है और आपने 1 जुलाई को लिया है, तो यूज भी तो खाली 6 मंथ्स किया होगा, पूरे साल तो यूज किया ही नहीं। तो जब 6 मंथ्स यूज किया है तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की लगेगी। समझ पा रहे हो सकता है फर्नीचर आपने साल के बीच में लिया हो, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, 6 मंथ्स की दिखाते हैं। अब आपको डाउट आएगा ऐसा क्यों? यहाँ देखो, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये 12 में भी काम आएगा। मान लो
मैंने जैन 1 को लोन दिया, जैन 1 को बैंक से लोन दिया 10 लाख का, ठीक है। और बैंक ने मुझे बोला कि आपको इंटरेस्ट पे करना है ईयर के एंड में, दिसंबर 31 10% के हिसाब से, 10%, ठीक है, 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का रेट 10% है। तो मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? 10 लाख के ऊपर 10% मतलब 1 लाख, क्योंकि मैंने पूरे साल इस लोन को यूज किया है, तो मैं पूरे साल का इंटरेस्ट पे करूंगा। बट मान लो आपने लोन लिया अक्टूबर 1 को, मान लो आपने अक्टूबर 1 को लोन लिया 10 लाख का, और ईयर एंड होता है दिसंबर 31, तो बैंक ने बोला कि हमें इंटरेस्ट पे करो 10%। तो क्या आप पूरे साल का इंटरेस्ट पे करोगे? आप नहीं पे करोगे। रीजन, आपने अक्टूबर में लोन लिया है, तो आपने यूज कितना किया ये पैसा? बस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करोगे। तो आपको कैसे पे करना होगा? 10 लाख का 10% 3 मंथ्स। समझ पा रहे हो? तो टाइम फैक्टर हमेशा काउंट होता है, जितने मंथ्स यूज किया उतने मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। अब यहां जाओ, वो कह रहे हैं फर्नीचर आपने 6 मंथ्स यूज किया, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन भी बस 6 मंथ्स के दिखाएंगे। कैसे? यहां देखो, टोटल फर्नीचर है कितने का? 1 लाख का, तो 1 लाख पे 12% डेप्रिसिएशन है, 12% 6 मंथ्स के हिसाब से, तो इंटू 6/12, ठीक है, 6 मंथ्स अपॉन में तो टोटल मंथ्स होते हैं 12, तो 6 मंथ्स की लगेगी आपके। तो 12 से 12 कट हो गया, 2 0 से 2 0 गए, तो ये आ गई 6000। मतलब जहां पूरे साल की 12,000 आनी थी, आपके लिए डेप्रिसिएशन 6000 है। रीजन, आपने इतने ही मंथ्स यूज करे। क्लियर? अगर 3 मंथ्स लिखा होता तो 3/12, 9 मंथ्स लिखा होता तो 9/12, तो ये हो गई डेप्रिसिएशन 6000। करेंगे वैसे, फर्नीचर में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, ट्रीटमेंट वही रहेगा, बस निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। लिख लो। तो अब करेंगे 19th पॉइंट, रेंट पेड 15,000, रेंट पेड 15,000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड to landlord 50,000, 50. I repeat, rent paid 15,000 and security deposit paid to landlord 50,000. पहले ये बताओ, अगर आप रेंट पे करते हो तो उसका क्या होता है? उसका इम्पैक्ट होता है कैश माइनस 15 एंड कैपिटल माइनस, क्योंकि एक्सपेंस है 15, राइट? अभी लिखना मत, क्योंकि दोनों को साथ में करना है। बट रेंट पेड का तो इजी है, कैश माइनस कैपिटल माइनस, खर्चा है। अब हुआ क्या, आपने एक जगह रेंट पे ली थी, ठीक है, और सामने वाली पार्टी कह रही है, जो लैंडलॉर्ड है, कि मुझे कुछ डिपॉजिट भी दो। क्यों दो? कल को अगर आपने एक जगह खराब कर दी तो मैं वो पैसे रख लूंगा और ठीक करवा लूंगा। और मैंने पूछा कि सर अगर मैंने जगह खराब नहीं करी तो ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। तो पॉइंट क्या है, मैंने डिपॉजिट दिया जो कल को मुझे वापस मिलना है, ठीक है, मैं तो यही मान के चलूंगा कि मुझे वापस मिलना है। तो मेरे लिए क्या है, एसेट या लायबिलिटी? मैंने तो डिपॉजिट दिया है ना, तो कल को पैसा वापस आना है, तो मेरे लिए ये है एसेट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा एसेट्स में, सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा एसेट्स में 50,000। कैश तो गया फिलहाल, बट एसेट आ गया। तो इन शॉर्ट मेरा टोटल कैश कितना गया? 15 ये वाले गए और 50 वो वाले गए, टोटल कैश 65 के। बट 50,000 मेरा एसेट है, वापस आ जाएगा, और 15,000 मेरा एक्सपेंस है, वो नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली चेक कर लो, इधर भी -15 है और उधर भी -15 है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले तो आपने लायबिलिटी में दिखाया था, अब आप एसेट में दिखा रहे हो। तो याद करो, तब सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें रिसीव्ड हुआ था, मैंने वो पॉइंट लिखवाया था, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप मालिक हो और आपको डिपॉजिट मिलता है तो कल को आपको वापस करना है, तो आपके लिए लायबिलिटी। और आज हमने डिपॉजिट पे किया है, हम रेंट पे आए हैं, हमने पे किया है, तो हमारे लिए एसेट, क्योंकि कल को वापस मिलेगा। फर्क समझ पा रहे हो? अगर आप रिसीव करते हो
तो वापस करने हैं तो लायबिलिटी, और अगर आप पे करते हो तो वापस मिलेंगे, वापस आएंगे तो एसेट। ठीक है, जब आप वाटर पार्क जाते हो और आप कॉस्ट्यूम लेते हो रेंट पे, तो आपने ध्यान दिया होगा आप डिपॉजिट भी देते हो कुछ 200-250 जो वापस आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट्यूम वापस रिटर्न करोगे तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, तो आपके लिए वो एसेट होते हैं क्योंकि आपने पे करा है और वापस आएगा। और उन लोगों के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि उन्होंने रिसीव किया है और वापस करना है। समझ पा रहे हो डिफरेंस? तो अगर डिपॉजिट पे करोगे तो एसेट और अगर रिसीव करोगे तो लायबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 20, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, एट 10% पर एनम। पर एनम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं P.A. at 10% per annum for 6 months, for 6 months on a capital of 15 lakhs, 15 lakhs. I repeat, charge interest on capital at 10% per annum for 6 months on a capital of 15 lakhs. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता क्या था, कैपिटल में ही प्लस और कैपिटल में ही माइनस। आपको ध्यान होगा, इसका रीजन मैंने आपको ये दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलता है और कौन देता है, बिजनेस देता है, तो बिजनेस के लिए खर्चा इसीलिए माइनस, और हमें मिलेगा और वो पैसा वापस कैपिटल में ही ऐड हो जाता है इसीलिए प्लस। ठीक है, बिजनेस दे रहा है तो माइनस, और बिजनेस किसका है अल्टीमेटली, आप ही का, तो आप ही कैपिटल में प्लस हो जाएगा। पैसे ना आए ना गए, कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, तो 15 लाख पे 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये होता है 1,50,000 बट 6 मंथ्स का, तो 6/12 ये होता है 75,000। अब आप बोलोगे सर 6 मंथ्स क्यों? हो सकता है बिजनेस स्टार्ट ही आपने जुलाई में किया हो और दिसंबर में ईयर एंड हो गया, मतलब बिजनेस खाली 6 मंथ्स के लिए किया है, अभी स्टार्ट अभी किया था, लेट किया था स्टार्ट, 6 मंथ्स होते ही ईयर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पूरे साल में मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर लिखा है 6 मंथ्स तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्टली 6 मंथ्स का फैक्टर लगा देना। ठीक है, तो 75,000 इसी में प्लस और इसी में माइनस। ठीक है, नो अदर इंपैक्ट लिख लो। तो अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट 21, withdrew cash for purchasing household items, withdrew cash for purchasing household items 12,000। मतलब बिजनेस में से पैसे निकाले घर के आइटम्स के लिए। तो जब आप कुछ पर्सनल यूज के लिए घर के लिए पैसे निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स में क्या होता है, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। तो हाउस होल्ड आइटम्स मतलब पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले मतलब ड्रॉइंग्स, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। करेक्ट। आगे 22, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% per annum for 2 months। Charge interest on drawings at 10% per annum for 2 months। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में होता क्या है, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस, राइट। अब बिजनेस कह रहा है कि आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, अब तुम मुझे इंटरेस्ट दो, तो बिजनेस के लिए फायदा, और आप बोलोगे मेरी कैपिटल में से काट लो, तो आपके लिए नुकसान। तो बिजनेस में प्लस और आपकी कैपिटल में से माइनस। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, 12,000 की ड्रॉइंग्स थी, इंटरेस्ट है 10%, 2 मंथ्स का, आपने 2 मंथ्स के लिए ड्रॉइंग्स की थी मान लो, तो इसका इंपैक्ट से आंसर आ गया, 0 से 0 गए, 12 से 12 गया, तो इट शुड बी 200, तो 200 प्लस और 200 ही माइनस। 12,000 का 10% होता है 1200, 1200 इंटू 2/12, तो ये होता है 200। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होता है, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या होता है,
कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। बस मंथ्स का फैक्टर देख लेना अगर दिया हो, अगर मंथ्स का फैक्टर नहीं दिया तो पूरे साल का लगा देना, राइट? लिख लो। तो अब करेंगे 23rd। रेंट पेड 90,000 फॉर 15 मंथ्स। रेंट पेड 90,000 फॉर 15 मंथ्स। आपने इस साल रेंट पे किया 15 मंथ्स का। एक बात बताओ, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। बट आपने पे करा 15 मंथ्स का, इसका मतलब क्या होगा? 12 मंथ्स तो इस साल में है और 3 मंथ्स अगले साल का पे कर दिए। दोबारा सुनो, इस साल में 12 मंथ्स है, बट अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं 15 मंथ्स का, इसका मतलब 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे किया तो वो अगले साल का है। और अगर आप अगले साल का रेंट आज पे कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखना। टोटल आपने पे किया 90,000, इसमें से 12 मंथ्स का इस साल का है, ठीक है, और 3 मंथ्स का अगले साल का है, मतलब प्रीपेड। तो 12 मंथ्स का नॉर्मल रेंट है और 3 मंथ्स का प्रीपेड है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे ये? तो यहां देखो, 90,000 पे किए 15 मंथ्स के, तो 90 डिवाइड बाय 15 कर लो। पर मंथ आ गया 6,000, क्योंकि 15 6 90, पर मंथ 6,000 आ गया। तो 3 मंथ्स का प्रीपेड है, तो 6,000 इंटू 3 18,000 प्रीपेड है, और बाकी नॉर्मल है 6,000 इंटू 12 12 6 72,000 नॉर्मल रेंट है। ठीक है, तो टोटल पे किया 15 मंथ्स का, 12 महीने नॉर्मल पे करना ही था, इस साल का ही है वो, और 3 मंथ्स का आगे का है। ठीक है, और रिक्यूअल असम्पशन क्या कहती है? जो इस साल का है बस वो दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे? कैश तो मेरा गया 90, कैश तो 90,000 गया, पूरा गया, बट कैपिटल में कितना दिखाऊंगा? जो इस साल का है वो एक्सपेंस दिखाऊंगा 72, और प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या होता है? एसेट, तो एसेट आ जाएगा 18,000। ठीक है, कैश तो पूरा गया, बट इस साल का एक्सपेंस खाली ये है, बाकी 18,000 हमारे लिए एसेट है, कल को सर्विस मिलेगी। क्लियर? लिख लो आगे। पॉइंट 24, सिक्योरिटीज परचेज 10,000। सिक्योरिटीज परचेज 10,000। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे। शेयर्स तो आपने सुना ही हुआ है वर्ड, तो बेसिकली कुछ नया नहीं है, बस नाम अलग दे दिया सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स खरीदना या डिबेंचर्स खरीदना। तो इसमें क्या होता है? कैश माइनस, और आपके लिए आ जाएगा सिक्योरिटीज एसेट है, या फिर आप लिख लो इन्वेस्टमेंट, ये आपका होता है एसेट, क्योंकि कल को इसको बेच के पैसे ले सकते हो। ठीक है, वो अलग बात है कि प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, बट वो जब बेचोगे तब की बात होगी। ठीक है, फिलहाल तो कैश गया और एसेट आ गया। क्लियर? लिख लो। तो अब करेंगे पॉइंट नंबर 25, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 टू सुरेश at a profit of 33 1/3% on cost. I repeat, sold goods costing 3,000 to Suresh at a profit of 33 1/3% on cost. सबसे पहले तो ये सोचो, ये गुड्स कैश पे बेचे हैं या उधार पे? यहाँ पे नाम आ गया, और फॉर कैश तो कहीं लिखा नहीं है कि गुड्स सेल किए फॉर कैश, ऊपर से नाम आ गया, तो ये किस पे है? उधार पे, क्रेडिट पे। ठीक है, अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितनी है? 3,000। प्रॉफिट मार्जिन है 33 1/3। कल ही सिखाया था आपको कि 33 1/3 को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 1/3। तो प्रॉफिट हो गया 3,000 का 1/3, तो ये होता है 1000। ठीक है, एक बार दोबारा सुनना। 25% को आप 1/4 बोल सकते हो, 20% को आप 1/5 बोल सकते हो,
और 33 1/3 को आप 1/3 बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। अब यहाँ देखो, प्रॉफिट है 33 1/3 मतलब 1000, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 4000, ठीक है। तो स्टॉक गया 3000 का, लेकिन सामान बेचा उधार पे, तो डेटर आ गए 4000 क्योंकि नाम मेंशन है, और प्रॉफिट मार्जिन जाता है कैपिटल में, वो आ गया 1000। क्लियर? यहां तक लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो अब करेंगे पॉइंट 26, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6000 to Ramesh at a profit of 25% on sales, at a profit of 25% on sales को करो अंडरलाइन, ठीक है। पहले ये बताओ कैश पे बेचे या उधार पे, फिर से नाम आ गया उधार पे बेचे। अब बहुत ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस है 6000, प्रॉफिट है 25% मतलब 1/4, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बार कॉस्ट पे नहीं है, इस बार सेल्स पे है। अब ये क्या होगा, यहां देखो, अभी तक जितने भी पॉइंट्स किए थे आपने, उसमें प्रॉफिट था ऑन कॉस्ट, डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अगर प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, तो जो कॉस्ट प्राइस है ना उस पे प्रॉफिट लगा दो, सिंपल है, और हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। बट इस बार क्या है, वो कह रहे हैं प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। सेल्स कैसे आती है, जब हम कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ते हैं ना तब सेल्स आती है। तो वो कह रहे हैं जो सेल्स आने वाली है ना उस पे प्रॉफिट है 25%। दोबारा सुनना, कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ोगे तो सेल्स आएगी, फिलहाल तो हमें सेल्स पता ही नहीं है, और वो कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन सेल्स पे है। जैसे मान लो 100 की टी शर्ट बनाई आपने, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, आपने बनाई या खरीदी, आपने उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखा 25%। 100 का 25% कितना होता है 25 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 125, ठीक है। ये तो इजी है। अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट तो आप निकाल लोगे, बट अगर मैं बोलूं प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, जो आपको प्राइस पता ही नहीं उस पे प्रॉफिट निकालो, तो कैसे निकालोगे, तब तो फंस जाओगे। तो होता क्या है, जब मैथ्स में आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं होता तो उसे क्या लेते हैं x, तो लेट सेल्स इज इक्वल टू x। ध्यान से देखना, सेल्स को मान लो x, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ x, ठीक है। अगर सेल को मैं x मान लूं तो प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ x, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट का है 25/100 ऑफ x, सेलिंग प्राइस हमने x मानी है, कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास 6000। अब मैथ्स में मैं इसको वहां लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 25/100 ऑफ x वहां लेके क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 100, तो 100x माइनस 25x, तो 6000 इज इक्वल टू 75/100 ऑफ x। अब इसको वहां लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, x की वैल्यू आ गई 8000, मतलब सेल्स कितनी है 8000 की, और प्रॉफिट कितना था 25% ऑन सेल्स, तो 8000 का 25% मतलब 1/4, तो ये आ गया 2000। समझ पा रहे हो क्या हुआ? एक बार दोबारा, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन कॉस्ट, फिर तो आराम से कॉस्ट प्राइस पे 20% 25% लगा दो और सेलिंग प्राइस निकाल लो। बट अगर प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेल्स तो आप फंस जाओगे। तो सेल्स को मानो x, प्रॉफिट को मानो 25% ऑफ x, और पूरा सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। यहां से सेल्स की वैल्यू आ गई, उसको पुट कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर?
अब इसको कैसे पुट करेंगे यहाँ पे काउंटिंग क्वेश्चन में? गुड्स कितने के गए? स्टॉक आपका गया 6000 का, डेटर कितने आ गए? सेलिंग प्राइस है 8000 और प्रॉफिट मार्जिन कहां पे आता है? कैपिटल में ऐड होगा 2000। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई थिंक इतना तो आपने मैथ्स में करा हुआ है, बाकी एक दो पॉइंट्स और करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे 27th पॉइंट, आप लोग लिखो। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर लिमिटेड, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर लिमिटेड for rupees 1 lakh, issued a bill payable for the same। तो अब हमने एक फर्नीचर लिया फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर लिमिटेड। मान लो आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है फर्नीचर लिया फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर लिमिटेड, तो नाम आ गया मतलब उधार पे। तो एक तो फर्नीचर में प्लस होना था, फर्नीचर एसेट में आ जाएगा, फर्नीचर में ऐड होगा 1 लाख और सप्लायर में आना था 1 लाख, राइट। बट उन्होंने बोला कि उनको हम पे भरोसा नहीं है। अभी तक हम लोगों को भरोसा नहीं था दूसरी पार्टी पे, और दूसरी पार्टी को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो कह रहे हैं बिल पे साइन करके दो। तो इस बार हमने बिल पे साइन करके दिया कि हम आपको 3 महीने के बाद पैसे देंगे। अब आप बताओ आपके लिए ये पेज एसेट या लायबिलिटी? आपने 3 मंथ्स के बाद पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, तो आपके लिए लायबिलिटी। अगर पैसे मिलने होते हैं तो हम इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, बट अब तो पैसे देने हैं तो अब इसको बोलेंगे हम बिल पेबल। तो हमने जो इशू किया बिल पेबल वो हमारे लिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में कॉलम आ जाएगा बिल पेबल। समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा सुनना। फर्नीचर लिया और बिल पे साइन करके दिया कि 3 मंथ्स के बाद पैसे देंगे, तो हमारे लिए लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नाम होता है बिल पेबल। ठीक है, नेक्स्ट 28। honored our acceptance to Delhi Furniture at 5% discount. I repeat, honored our acceptance to Delhi Furniture at 5% discount. सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझो। ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो हमने एक्सेप्टेंस दे रखी थी कि हम आपको 3 मंथ्स के बाद देंगे, आज हमने उसको ऑनर कर दिया। ऑनर मतलब पैसे दे दिए। तो इन शॉर्ट जो बिल्स पेबल हमने एक्सेप्ट कर रखा था कि हम पैसे देंगे, वो हमने दे दिए। तो अगर आपने पैसे दे दिए तो लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म। अब तो लायबिलिटी 0 हो गई, हिसाब क्लियर। बट जब हमने पैसे दिए तो हमने 5% का डिस्काउंट मांग लिया। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5000। तो इसका मतलब पैसे गए कितने? 95,000। कैश कितना गया? 95। 1 लाख पे करने थे बट हमने डिस्काउंट मांग लिया, इंडियन है, आदत है। तो 95 पे करे तो 5000 का फायदा वो कहां जाएगा? कैपिटल में प्लस। तो आप चेक कर लो, ये टैली हो जाएगा। इधर क्या है? -95, इधर भी क्या है? -95। क्लियर? तो इन शॉर्ट हमने पेमेंट कर दी तो बिल्स पेबल की लायबिलिटी खत्म। सब क्लियर? पैसे गए 95, 5000 का डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए फायदा, कैपिटल में प्लस। राइट, लिख लो। तो नेक्स्ट 29, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर costing 2500, selling price 3000। तो अगर गुड्स जल गए डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो दो बातें कौन सी होंगी? एक तो स्टॉक में से माइनस, ठीक है, दूसरा नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस। अब डाउट ये आता है कि सर कॉस्ट प्राइस दिखानी है, ये सेलिंग प्राइस, तो इसमें क्या दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसका रीजन क्या डिस्कस किया था हमने? आपने गुड्स बेचे नहीं है,
सिर्फ जले हैं गुड्स, तो नुकसान कितना हुआ है? जितने के गुड्स खरीदे थे उतना नुकसान हुआ, राइट। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इतने के गुड्स बेचने थे तो वो नुकसान हो गया, वो नहीं कहना चाहता। जितने के लिए थे नुकसान बस उतना दिखाएंगे, राइट। तो कॉस्ट प्राइस दिखानी होती है। तो गुड्स चल गए तो स्टॉक में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। कैश नहीं जाएगा, कैश तो तब गया था जब गुड्स खरीदे थे, या आगे जाके गुड्स दोबारा खरीदोगे तब कैश जाएगा, फिलहाल कैश नहीं गया, राइट। नेक्स्ट 30 सोल्ड गुड्स costing 1 lakh at a profit of 20% on sales। फिर से आ गया ऑन सेल्स। तो पहले तो ये आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद टैली करना, ठीक है। सो स्टार्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट है सेल्स पे, और सेल्स हमें पता नहीं है, तो लेट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20% ऑफ एक्स। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, एक ही बात है। तो प्रॉफिट है 20% ऑफ एक्स, सेलिंग प्राइस क्या है? एक्स, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख को यहां ले आएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा, x माइनस 20% ऑफ x, ये होता है 80/100 ऑफ x इज इक्वल टू 1 लाख। x आ गया 1 लाख इंटू 100/80। 24 सा 25 सा, तो 4 1 सा 425 0 तो इट शुड बी 1,25,000। तो सेल्स होनी चाहिए 1,25,000 और प्रॉफिट होना चाहिए इसका 20%, तो वो होता है 25,000, ठीक है। तो अगर आप पुट करोगे, इस बार जो गुड्स बेचे हैं वो कैश पे है या उधार पे? नाम नहीं है, तो गुड्स बेचे कैश पे, तो कैश आया 125, स्टॉक आपका गया 1 लाख का, और प्रॉफिट कैपिटल में आएगा 25, ठीक है। आई होप ट्राई कर लिया होगा, यहां तक लिख लो, फिर एक इसका शॉर्टकट सिखाना है आप। चलो थोड़ा ध्यान से सुनना, एक शॉर्टकट होता है, ट्रिक होती है। अगर लिखा हुआ है ना कि प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, 20% का मतलब होता है 1/5, राइट। अगर लिखा है प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल्स, तो कॉस्ट पे कितना होगा पता है? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को माइनस कर दो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दो, मतलब उससे एक छोटा होगा। अगर सेल्स पे 1/5 है ना, तो कॉस्ट पे 1/4 होगा। ये क्या बोल दिया मैंने? ध्यान से सुनो, ये ट्रिक होती है मैथ्स की जो एमबीए में सिखाई जाएगी आपको। अगर सेल्स पे 1/5 होता है तो कॉस्ट पे 1/4 होता है, ठीक है। यहां देखो, सेल्स पे कितना है? 1/5, क्योंकि 20% मतलब 1/5, तो कॉस्ट पे 1/4 होगा पक्का। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का 1/4 कितना होता है? 25,000। तो प्रॉफिट डायरेक्टली आ गया 25। आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इतने सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली आ गया कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और प्रॉफिट कितना है? 1/4, तो डायरेक्टली 1 लाख का 1/4 25,000। शॉर्टकट आप किसी भी एग्जांपल में चेक कर लेना, अगर सेल्स पे 1/6 है तो कॉस्ट पे 1/5 होगा। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करना है, दैट्स इट। अगर सेल्स पे 1/4 है तो कॉस्ट पे 1/3 होगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको चेक करवाता रहूंगा आगे, फिलहाल लिख लो। अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप नॉर्मल तरीके से कर लेना, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट 31, पेड इंश्योरेंस 20,000 including 1/4 for next year,
आपने इंश्योरेंस पे करी 20,000, जिसमें से 1/4 अगले साल की है, तो वो तो प्रीपेड हो गई। 20,000 का 1/4 कितना होता है? 20,000 का 1/4 होता है 5,000। तो 5,000 प्रीपेड है, तो नॉर्मल इस साल की कितनी है? 15,000। तो कैसे करेंगे? कैश तो हमारा गया टोटल 20, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट बन गया, सर्विस तो अभी मिली नहीं है 5,000, और इस साल का जो एक्सपेंस है वो हम दिखाएंगे 15,000। क्लियर? अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग सॉल्व करते हो तो जो नॉर्मल इंश्योरेंस है जो इस साल की है उसके लिए आप बोल सकते हो कैश माइनस और कैपिटल माइनस, राइट। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है जो अगले साल की पे करी उसमें आप बोल सकते हो कैश माइनस और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में प्लस। बट आपको करना साथ में है, तो टोटल कैश कितना गया? 20, राइट। प्रीपेड इंश्योरेंस 5 और एक्चुअल असम्पशन कहती है जो इस साल का एक्सपेंस है बस वो दिखाओ 15,000। क्लियर? तो अगर 1/4 आ गया, 1/5 आ गया तो वो निकालो और वो आपका प्रीपेड बन गया, बाकी आपका नॉर्मल एक्सपेंस बन गया, राइट। नेक्स्ट 32, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 50,000, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 50,000 by giving 10,000 in advance, ये आपके लिए न्यू पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 50,000, बस इसको अभी यहीं तक पढ़ो, आगे मत पढ़ो। अगर आपने कोई ऑर्डर किया, आपने फोन पे उनको बोला कि हमें 50,000 के गुड्स खरीदने हैं आपसे, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती। जब तक ओनरशिप आपके नाम पे नहीं हो जाती, जब गुड्स आपके नाम पे नहीं हो जाते, तब तक ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या एंट्री दिखाओगे? अभी तो खाली ऑर्डर की है तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होती अकाउंट्स में, ये ध्यान रखना। बट हाँ, आगे लिखा हुआ है 10,000 एडवांस दिया, इसकी एंट्री होगी। अब तो पैसे भी जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर में बेसिकली पैसे तो नहीं गए, बट ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती जब तक वो सामने से बोल ना दे कि हाँ अब गुड्स आपके, ओनरशिप आपकी। जब तक ये बात ना हो जाए तब तक ऑर्डर करने की कोई एंट्री नहीं होती, राइट। आगे लिखा हुआ है 10,000 हमने एडवांस दिया। अब सुनना ध्यान से, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं है, आपने 10,000 उसको एडवांस दिया, तो कैश तो गया, और जो आपने एडवांस दिया वो आपके लिए एसेट। क्यों? क्योंकि कल को उससे आपको सर्विस मिलेगी, और अगर बाय चांस उसने ऑर्डर कैंसिल किया बाय चांस, तो पैसे वापस मिलेंगे। इन शॉर्ट, अगर मैंने किसी को एडवांस दिया है तो या तो सर्विस मिलेगी या मेरी पेमेंट वापस आएगी, तो मेरे लिए तो एसेट ही है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर करते हो तो ये ध्यान रखना उसकी कोई एंट्री नहीं होती, बट अगर आप एडवांस देते हो तो एंट्री होती है। कैश गया और एडवांस हमारे लिए एसेट। क्लियर? लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट 33, सोल्ड गुड्स टू RM ₹1 लाख। सोल्ड गुड्स टू RM ₹1 लाख। कैश पे या उधार पे? नाम आ गया उधार पे। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी पॉइंट दे दिया आपने, कोई बात नहीं, कर दो। गुड्स में से माइनस मतलब स्टॉक में से माइनस और डेटर में प्लस। गुड्स बेचे उधार पे, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्यों दिया है इजी सा? क्योंकि मुझे ये पॉइंट सिखाना है। तो पहले तो गुड्स बेचे RM को 1 लाख के, तो गुड्स में से माइनस और डेटर में प्लस। अब लिखो 34, इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। RM became insolvent. इंसॉल्वेंट मतलब डूब गया, मतलब बिजनेस डूब गया। रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। अब ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग से लगेगी आपको, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। RM का बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब डूब गया RM का बिजनेस, ठीक है। तो हुआ क्या, सारे लोग पहुंच जाएंगे पैसे मांगने, जिन जिन लोगों ने भी पैसे लेने हैं RM से, इंक्लूडिंग यू,
सारे लोग पहुंच रहे हैं। तो कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने आर्यन की सारी प्रॉपर्टी सेल करवा दी, जो बिजनेस के नाम पे है या जो आर्यन के नाम पे है वो सारी प्रॉपर्टी सेल करवा दी। तो जब पैसे रिकवर हुए ना सबके, तो पैसे रिकवर हुए 60 पैसे इन अ रूपी। इसका मतलब क्या होता है सुनो, रिसीव 60 पैसे इन अ रूपी। एक रूपी में कितने पैसे होते हैं 100। तो अगर आपको 60 पैसे मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, इसका मतलब आपको 60% मिल रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनना। आर्यन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका बिजनेस, पूरी प्रॉपर्टी सेल हुई, घर की प्रॉपर्टी सेल हुई जो आर्यन के नाम पे थी, सब सेल हुआ। तो सारे लोग जब पैसे मांगने पहुंच गए तो इन शॉर्ट सिर्फ 60% रिकवर हो पाया, क्योंकि सबको प्रोपोर्शनेटली मिलना है। किसी ने 10 लाख लेने हैं, किसी ने 20 लाख लेने हैं, सबका 60% रिटर्न हो रहा है, आपको भी 60% मिल रहा है। अगर लिखा है 70 पैसे इन अ रूपी मतलब 70%, अगर लिखा है 80 पैसे इन अ रूपी तो मतलब 80%। ठीक है, अब याद रखो आर्यन हो गया था इंसॉल्वेंट, हमने उसे लेने कितने हैं 1 लाख। वो तो कह रहा है भाई साहब मैं तो डूब गया, अब मैं 60% दे पा रहा हूं, तो 1 लाख डेटर पूरा खत्म। ये तो हो गया फुल सेटलमेंट, क्योंकि अगर वो 60% दे पा रहा है इसका मतलब फुल सेटलमेंट, आगे मैं कुछ नहीं दूंगा। 40% को ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं देना मैं, वो तो डूब गया। और जब पैसे डूब जाते हैं उसे क्या बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स हो गए बाकी के। ठीक है, 1 लाख लेने थे, 1 लाख का अकाउंट क्लोज, क्योंकि अब वो कुछ नहीं देगा। बट कैश कितना आया, कैश आया 60,000, क्योंकि वो कह रहे हैं 60% आया। तो बाकी का पैसा क्या हुआ, डूब गया, और जो डूब गया उसे क्या बोलते हैं नुकसान। और नुकसान कहां आता है, कैपिटल में से माइनस। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 1 लाख लेने थे, 60% रिकवर हुआ, 60% मतलब 60,000, और बाकी का बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब अब वो पैसे नहीं आने वाले, अब वो डूब गए। तो जो रिकवर हो गया वो कैश में आ गया, और जो नहीं आया, जो डूब गया, वो कैपिटल में से माइनस। समझ पा रहे हो? तो इन शॉर्ट इधर भी -40 है और उधर भी -40। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स। और जो लिखा है ना फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, मतलब जब प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं तो जो कंसर्न अथॉरिटी होती है, जो पर्सन्स होते हैं, उनको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट 35, परचेज स्टेशनरी वर्थ 500। आपने स्टेशनरी आइटम खरीदी 500 की। मैंने आपको पहले ये पॉइंट करवाया हुआ है, फिर भी करवा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपको अच्छे से याद हो जाए। अगर आप स्टेशनरी खरीदते हो 500 की, तो कैश तो गया 500। ठीक है, काफी बच्चे इसको एसेट्स में दिखा देते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्टेशनरी हमारा एसेट नहीं है, उसको आप रीसेल नहीं करोगे, उसको आप यूज करने के बाद बेचोगे नहीं, राइट, कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का होता है कैपिटल में से माइनस। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्टेशनरी थोड़ा मोटा खर्चा है जो आपको कैपिटल में से माइनस होगा और कैश माइनस होगा। उसे एसेट में मत दिखाना। एसेट सिर्फ उनके लिए होता है जिनका स्टेशनरी का काम होता है, उसके लिए कैश माइनस और गुड्स में प्लस आएगा। बट अगर कुछ नहीं लिखा कि हमारा काम है या नहीं है, तो ऑफिस यूज के लिए ली तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आज का लास्ट पॉइंट 36, राहुल कमेंस बिजनेस विद 1,50,000। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 के साथ, 1.5 लाख। आउट ऑफ विच he contributed 90,000, उसने अपने लगाए 90,000 and borrowed 60,000 from his friend सुरेश, and borrow किए 60,000 from his friend सुरेश। देखो, बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 के साथ, जिसमें से राहुल ने अपने लगाए 90,000 और सुरेश से लिए 60,000। थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं राहुल की बात करूं, जो राहुल ने लगाए, तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस, राइट, 90,000।
कैपिटल क्या होती है? जो ओनर पैसा लगाता है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे लिखा हुआ है बोरो किए 60,000 फ्रॉम सुरेश। अगर ये बिजनेस के नाम पे बोरो किए, बिजनेस के नाम से बोरो किए, तब तो कैश आएगा और लोन आएगा। ठीक है, लोन कितना आ गया? 60,000 का। ठीक है, इन शॉर्ट टोटल 150 लगाए, जिसमें से 90 अपने लगाए जो कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी, और 60 सुरेश से लिए जो एक्सटर्नल लायबिलिटी। बट एक छोटा सा डाउट है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि ये बिजनेस के नाम से लिए या इसने पर्सनली ये लोन लिया। हो सकता है खुद से लोन लिया हो और बिजनेस में सारा पैसा एक साथ लगा दिया अपने नाम पे। हो सकता है कि सुरेश से लोन मांगा हो एज अ फ्रेंड और बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया अपने नाम पे। हो सकता है, राइट? तब क्या होगा? तो कैश प्लस होगा 150 और सारा पैसा राहुल ने लगाया बिजनेस में अपने नाम से, तो कैपिटल में आएगा 150। ठीक है, दोनों में से कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट बेटर ये एजम्पशन है जो लोन लिया वो बिजनेस के नाम पे होगा। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो एक बार आप नोट डाल देना। अगर ये पॉइंट आ गया तो आप नोट डाल देना, इट इज एज्यूम्ड दैट लोन इज टेकन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इन शॉर्ट कैश आया 90, जो राहुल ने लगाए वो कैपिटल में गए, और जो लोन लिया बिजनेस की साइड से वो लोन में गए। क्लियर? अब लिख लो। एंड आज के लिए इतना ही। अब हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। मेरी साइड से सारे पॉइंट्स करवा दिए। अब एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा आपको, बहुत छोटा सा है। ठीक है, आपको वो असाइनमेंट करना है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा डन। मतलब टीए से तो पहले हो चुका था, अब एक्स्ट्रा बुक्स में से भी डन। ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।